जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। तो आप सब थंबनेल देख करके पहचान ही गए हो कि भाई बीएड में 90% लाना है। और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित ही उनके मन में ये भाव है कि मेरे भी 90% या उससे ऊपर परसेंट आए ताकि बीएड में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे हों। तो निश्चित ही इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे कंक्रीट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो एकदम क्रक्स है, बिल्कुल व्यवहारिक है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही जो है शॉर्ट वीडियो में बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगी ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें जो व्यवहारिकता है वो आपको समझ हो कि आंसर राइटिंग में कैसे थोड़े थोड़े बदलाव करके जो आप पैटर्न अभी तक फॉलो करते आए हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं अगर आप, तो उससे आपकी आंसर राइटिंग न सिर्फ इफेक्टिव होगी बल्कि वो चेंज आपके नंबर्स में भी देखने को निश्चित मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करेंगे, किंतु उसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो सभी चीज़ें बिल्कुल व्यवहारिक हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी देखा है, जो चेंजेस मैं अप्लाई करती रहती हूँ उसकी वजह से मार्क्स में चेंजेस आते हैं। तो बीएड एग्ज़ाम कैसा एग्ज़ाम है, देखिए यहाँ पहली चीज़ तो आपको अपना माइंड ये मेकअप करना है कि आप यहाँ पे आपके रटने के ऊपर, हालांकि बहुत सारे ऐसे जगह हम देखते हैं कि भाई जहाँ पे जितना कॉपी भरो उतना नंबर मिलता है, लेकिन आप आने वाले टाइम में शिक्षक हैं तो आपके कॉन्सेप्ट को तो पता है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, इसलिए आप यहाँ पर हैं। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपसे जो इस बीएड के कोर्स में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है प्रेजेंटेशन का तरीका। प्रेजेंटेशन किसका, अब आप तो अपने एग्जामिनर के सामने नहीं जाएंगे ना प्रस्तुतिकरण करने के लिए कि देखिए मैंने ये लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है, आप समझ जाइए। तो आपकी कॉपी जाएगी, तो जब आपकी कॉपी जाएगी तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होना चाहिए जो आपके आंसर में, जो क्वेश्चन में डिमांडेड है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है। ठीक है, तो पहले हम कुछ बेसिक सी बात करते हैं। बेसिक बात ये है कि सबसे पहले ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़ेगा उसका 90 आ जाएगा, या अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से कर पाएंगे। अब जो लोग लास्ट टाइम पे भी देखते हैं, कभी कभी आप देखें कुछ बच्चे कम पढ़ के भी बहुत अच्छा लेकर आते हैं क्योंकि उनका ब्रेन जो है बहुत शार्प है, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, शुरुआत से ही जब भी आप ये वीडियो, चाहे आप लास्ट में देख रहे हैं, एग्ज़ाम के दौरान देख रहे हैं या फिर चाहे जब भी देख रहे हैं, आप जिस भी टॉपिक को पकड़िए उसमें कम से कम आपको समझ होनी चाहिए कि भाई ये टॉपिक कहता क्या है, पहली चीज़। दूसरा, या आप खुद के नोट्स बना रहे हैं या कहीं से भी आप नोट्स ले रहे हैं। देखिए आजकल बहुत सारे लोग आपको बहुत नोट्स प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम नोट्स पेड में आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको पूरा एक किताब की तरह लिखा हुआ ही आता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी हैंड रिटन अपने खुद के नोट्स एक आंसर राइटिंग के थ्रू कि कैसे एग्ज़ाम में आप लिखेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए ताकि आप उसको फास्ट ट्रैक में रिवीजन कर सकें। तो बेटर और बेस्ट होता है कि खुद का नोट्स हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ से भी पढ़ते हैं, बुक में भी पढ़ते हैं, तो वर्ड्स को आप कह सकते हैं कि जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश किया करिए और उनके थ्रू बस उस वर्ड को ध्यान आए और आपको पूरी चीज़ें याद आ जाएं, जिसको हम न्यूमोनिक्स भी कह सकते हैं। इन टेक्निक का यूज़ आप अपने आंसर राइटिंग में करें, तभी आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे परसेंटेज उठेंगे, ये निश्चित ही। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट आपको शुरुआत से ही करना है, किसी प्रश्न में बहुत ज़्यादा समय देना और किसी पे बहुत कम देना निश्चित ही आपके लिए जो है ये घाटे का काम करेगा, तो इस पर आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग क्या भाई, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अपने दिमाग में ना, ये जो मैंने यहाँ फॉर्मेट बताया है, ये फॉर्मेट मैंने पहले भी बताया है, एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया है पहले एक वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया है इंग्लिश में कि किस तरीके से आंसर को राइट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के छात्र हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं कॉमेंट में दे दूँगी। वरना अगर आपको समझ में आएगा तो नॉर्मली ये बस बताने का तरीका कि कैसे कैसे आप कब कहाँ कौन से पॉइंट लिखें। देखिए आंसर राइटिंग एक तो प्रैक्टिस, आपकी राइटिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए बीएड के लिए। दूसरा इंट्रोडक्शन, बीच का जो भी आप थियरी पार्ट कह लें जो भी, एंड एट लास्ट कंक्लूजन। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कभी भी कोई थियरी लिखते हो, आंसर राइटिंग लिखें कभी भी, तो ये तीन चीज़ें सबसे ज़रूरी है। पहला तो प्रश्न में जो चीज़ पूछी गई है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, दूसरा उसका मेन बॉडी जिसको हम कहते हैं, और लास्ट में निष्कर्ष। निष्कर्ष आपका अपना खुद का या जो प्रश्न में पूछा है उससे संबंधित होगा ही होगा। ठीक, ये तो बात रही कुछ बेसिक सी कि भाई ये बातें हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम से पहले किन चीज़ों को हमें माइंड मेकअप करके जाना है। ठीक है, देखिए
एग्ज़ाम से पहले सबसे पहले जो प्रश्न पत्र है PYQ, अगर इन केस आपने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, आपने सभी चीज़ों का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब भी बहुत अच्छी बात है, तब भी आपको PYQ ज़रूर देखना चाहिए। और नहीं किया है तब आपके पास एक मात्र सहारा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसको सॉल्व करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये निश्चित है, अगर आप पिछले 3-4 साल के भी पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपका बीएड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो एक चीज़ जो आपको अपने दिमाग में पहले से बैठा करके जानी है कि जो प्रश्न होता है ना, हमें लगता है कि क्वेश्चन में तो बस हमसे पूछा है, बस हम 1 सेकंड पढ़ते हैं और उसके बाद तुरंत उसका आंसर राइट करने लगते हैं कि अब तो अगर पूछा जो चीज़ का बस वो लिखने लगते हैं। ये गलती नहीं करनी होती है। क्वेश्चन को जो प्रश्न पत्र आपको मिला है, जो उसका प्रश्न है उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न की डिमांड क्या है वो पूछा है, उसको देखना है। ठीक, जैसे अगर बीएड में आप देखेंगे तो आप में एक है फेजेस ऑफ टीचिंग और एक आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक आपका होता है फेजेस ऑफ टीचिंग और एक होता है लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि लोग देखते हैं बस टीचिंग का दिया है फेजेस या लेवल, अब वो उतना भी सोचने का वो नहीं करते हैं, वो कंफ्यूज होकर के फेजेस के क्वेश्चन में लेवल लिख कर आते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक, फ्रेमवर्क ऑफ आंसर। फ्रेमवर्क ऑफ आंसर का सीधा सा मतलब है कि आपके दिमाग में पहले ही ये चीज़ निर्धारित होनी चाहिए कि जो आप आंसर लिखेंगे, अब आंसर आप क्या लिखेंगे वो बात की बात है, लेकिन उसका एक क्रम होगा। जैसे कि आप खाना अगर बनाएंगे तो एक तरीका होता है ना कि पहले आप भाई फ्लेम ऑन करेंगे, फिर तेल डालेंगे, फिर अलग अलग प्रक्रियाएं करेंगे। तो ऐसे ही जो आंसर है वो आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए कि आपसे कोई भी चीज़ पूछे उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप उसके अर्थ को या अवधारणा को लिखेंगे, फिर मेन बॉडी में उसकी विशेषताएं, कारण जो आपसे पूछा है उसको लिखेंगे और अंत में निष्कर्ष या फिर उसका समाधान ज़रूर देंगे और ख़ुद का भी 1-2 पॉइंट ज़रूर इंक्लूड करिएगा। ठीक, और इसके साथ ये भी याद रखिएगा जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका यूज़ करके बहुत सारे लर्नर्स के मार्क्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हुए, क्योंकि वो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है एक आप कह सकते हैं कि शिक्षक के ऊपर छोड़ जाता है वो आंसर राइटिंग अगर आप वैसे लिखते हैं तो। ठीक, अब इसके बाद चूज़ इट वाइसली। आपको पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले ही भैया आपने PYQ सॉल्व किया है। एग्ज़ाम से पहले ही आपको ये सोच लेना है कि आपको पहले MCQ करना है कि पहले आपको शॉर्ट आंसर टाइप करना है कि लॉन्ग करना है। खुद से सोच लीजिए, समझ लीजिए। बहुत सारे लर्नर्स हैं जो लॉन्ग करते हैं, बहुत सारे शॉर्ट करते हैं। अगर मेरी माना जाए, अगर मेरी मानेंगे तो मैं पहले लॉन्ग को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, इसलिए क्योंकि आपका जो लॉन्ग है वो मिनिमम अगर आप मानेंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप पूर्वांचल से हैं, MGKVP से हैं, कहीं से भी हैं, तो मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम 16 भी जाता है, 15 भी जाता है। 10 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो अगर आपने लॉन्ग को कवर कर लिया, इनकेस MCQ आपने स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है ना, हम काफ़ी रिलैक्स होते हैं, आप ये देखेंगे, और लास्ट के टाइम में एकदम हाथ जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं। तो एक तो राइटिंग भी वहाँ फ्लक्चुएट करती है, बट MCQ में क्या है, अगर राइटिंग आपकी हाथ दर्द भी कर रहा है तो अगर आपने ABCD ऑप्शन में से भी लिख दिया ना तो भी टीचर समझता है कि भाई बच्चे ने लास्ट में लिखा तो वो नंबर दे देगा। लेकिन अगर लॉन्ग में ऐसा आप करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, वहाँ नंबर ज़्यादा कट जाएगा। इसी तरह शॉर्ट है, अगर शॉर्ट आपका 2 नंबर का या 4 नंबर का भी पूछता है तो उसमें अगर आप 5 लाइन भी लिख के आएंगे तो भी 4 में से आपको 3-2 तो आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग में अगर आप 4 पेज के अंदर लिखेंगे तो आपको मुश्किल से ही 10 में से वो लोग 5 नंबर या 4 नंबर पे आ जाते हैं। तो इसको आपको भाई अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको पहले लॉन्ग करना है कि शॉर्ट, और ये एग्ज़ाम से पहले ही सोच कर जाइएगा, एग्ज़ाम में जा कर के नहीं कि चलो वहाँ तो पेपर देखेंगे जैसा आएगा, क्योंकि ऐसी गलती करने वाले लोग वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है डायग्राम एंड पॉइंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर आंसर अट्रैक्टिव। और आप मेरी मानिए, आप जितने भी देखिए मैंने इस वीडियो में भी बनाया है, मुझे ये सबसे इजी तरीका लगता है, या तो अपने व्यू को सामने वाले को प्रेजेंट करने में एक इफ़ेक्टिव तरीका भी होता है और आपके आंसर को भी बहुत इफ़ेक्टिव बना देता है। मैं कभी भी इस चीज़ के पक्ष में नहीं होती हूँ कि आप बड़े बड़े हेडिंग्स लिखें और आप बड़े बड़े पूरी की पूरी लाइन भरें। अब देखिए इसी को लिखने का तरीका, जैसे मैंने यहाँ लिखा है,
अब इसको मैं चाहती तो मैं इसको पैराग्राफ में भी लिख सकती थी, पहला तरीका। मैं इसको और पॉइंट्स में भी लिख सकती थी कि भाई क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से पढ़ें, कक्षा में जाने के पूर्व पहले से डिसाइड कर लें कि आपको प्रश्न पत्र की डिमांड क्या है और आपको आंसर उसके नियम के अनुसार लिखना है। फ्रेमवर्क आंसर का पहले से तैयार कर लें, पहले उसमें अवधारणा आएंगे, अर्थ आएंगे और अंत में अपना निष्कर्ष ज़रूर दें। मैं ये भी लिख सकती थी, ठीक। लेकिन देखिए इससे क्या है कि आपकी कॉपी भी काफ़ी नीट एंड क्लीन लगेगी और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगी, ठीक। और ये बताता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है किसी चीज़ के बारे में, ठीक। तो काफ़ी अच्छा भी है मेथड ये। तो डायग्राम का यूज़ ज़रूर करें। अगर कोई बनाने वाला नहीं है तो जैसा कि मैंने बनाया है ये डायग्राम, तो आप मेरे हर आंसर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप मेरे चैनल पर वीडियोज़ देखते हैं तो ये मैं इसका काफ़ी यूज़ करती हूँ। और जहाँ पर वेन डायग्राम का प्रयोग हो वहाँ पर वो, जहाँ पर आपकी नॉर्मल ड्राइंग भी होती है तो अच्छा तो नहीं है ड्राइंग, बट जैसा भी है मैं वैसा बनाने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या होता है कि सामने वाले को ये समझ में आता है कि बच्चे ने अपने लेवल पे क्या किया, ट्राई किया है। तो बाकी लोगों से आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी कॉपी को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना है अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं। और टू द पॉइंट लिखने से भी काफ़ी फ़ायदा रहता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपका है, लॉन्ग भी है, तो वहाँ अगर आप पॉइंट्स में लिख देते हैं तो भी आपके मार्क्स अच्छे होते हैं। क्योंकि टीचर को उतनी कॉपी चेक करनी है, ये पॉसिबल नहीं कि वो हर एक लाइन में से आपके मेन पॉइंट को उठा ले। बस उसने आपका पॉइंट पढ़ा, पॉइंट में आपने 2 लाइन एलाबोरेट किया है, एलाबोरेट शायद ही वो पढ़े, पॉइंट देख के उसको समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर आता है। सो ये प्रिकॉशन आपको एग्ज़ाम से पहले का था, क्लियर है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के दौरान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। एग्ज़ाम के दौरान सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि अब आपको पता होगा कि भाई जो कॉपीज़ मिलती हैं उनमें पेज लिमिटेड है, बी कॉपी अब नहीं मिलती है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपके यहाँ मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, कईयों के यहाँ नहीं भी मिलती है। तो उस केस में कुछ को आप देखेंगे, कुछ में जो है आपके 24 पेजेस, कुछ में 26, कुछ में 30 ऐसे रहता है। तो जैसे ही आपको कॉपी मिले तुरंत आपको कॉपी का लास्ट पेज देखना है वो कितने नंबर है। और ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग का एक पेज आपका फिल करने वाला होता है और उसके इधर जो नेक्स्ट पेज है वो भी किसी काम का नहीं होता। लिखते आप तीसरे पेज से हैं, 3rd पेज से आप लिखते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि लास्ट में देखिए 28 पेज है, सोचते हैं अब तो हमारे पास 28 पेज और उसी हिसाब से अपना लॉन्ग और शॉर्ट का जो है वहाँ पे हिसाब कर लेते हैं और अंत में पता लगता है पेज कम पड़ गया। क्यों भाई? क्योंकि उसने 2 पेज आगे का तो भरने वाला दिया था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, स्मार्ट मूव करना है और यहाँ से आपको पहले से ही अपने दिमाग में सोच करके जाना है, ठीक है। तो पेज संख्या आपकी जितनी है तुरंत आप, क्योंकि कॉपी आपको पहले मिल जाती है, पेपर आपको बाद में मिलता है, पता है इतना तो सबको। तो ये आपको काम करना है कि अगर आपके पास 28 पेजेस हैं, इसका मतलब कि आपके पास कितने पेजेस हुए? 26 पेज। आप देख लीजिएगा 26 पेज में अब आपको लॉन्ग शॉर्ट MCQ जो भी आपका है वो आपको करना है। तो जब तक आपको पेपर नहीं मिलता है तब तक आप यहाँ पे डिवाइड करिए कि भाई अगर आपको 4 लॉन्ग करना है, 4 पेज में करेंगे तो 16 पेज तो आपके यहाँ ख़त्म हो गए। 10 अगर लॉन्ग करना है तो 10 पेज इधर से अगर आप ले लिए तो आपका 10 पेज इधर गया, तो 26 पेज ऐसे ही हो गया। अगर इनके शॉर्ट भी है तो आपका MCQ है तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन और छोटे नंबर का देगा, तो शॉर्ट आप और कम में करिए। शॉर्ट आप मान लीजिए हाफ पेजेस का, हाफ से थोड़ा ऊपर पेज का कर लीजिए, तो वहाँ आपके पेजेस लास्ट के 2 पेज बचे। क्योंकि MCQ एक पेज में 10 या फिर आपके MCQ में चाहें आप तो एक और काम कर सकते हैं कि MCQ में जैसे कि अगर आपका ये पेज है तो आप दोनों साइड 1 2 3 4 ऐसे और इधर 5 6 7 8 ऐसे भी करके कर सकते हैं। तो 1 या 1.5 पेज में MCQ आपका फिनिश हो जाएगा। तो ये पेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आपको ध्यान देना है, एग्ज़ाम के दौरान ही करना है। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जो भूल जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, फिर बाद में उनको समझ में आता है कि पेज तो हमारा कम पड़ गया, ठीक है। स्केल का प्रयोग और पेन, देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे जब कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर तो यहाँ पे अब की कॉपी में आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पर लाइन खींची हुई रहती है स्केल से, फिर भी कुछ बच्चे उसमें भी अपना दिमाग लगाते हैं और इस साइड से भी कर देते हैं। एक तो आपको 26 पेज लिमिटेड पेज दिया जा रहा है, उसमें भी आप इधर ऑलरेडी है और इधर भी आपने बना दिया है। अब लिखने का इतना ही, उसमें भी वो बीच बीच ऐसे लिखते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव देता है कि बच्चा क्या कर रहा है, पेज को और छोटा करके और उसको लिखने मतलब उसको आ नहीं रहा है, बस वो पेज भरा हुआ मुझे दिखाना चाह रहा है। तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि भाई ये तो मुझे और ज़्यादा क्या करने की कोशिश कर रहा है, उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में ना जो ये आपने ट्रिक अपनाई है ये आपके लिए गलत भी साबित हो जाती है। तो ऐसा ट्रिक आप मत करिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइए। इधर लाइन ड्रॉ करने का कोई औचित्य नहीं है, इसको इग्नोर करें, इसको मत करें। क्योंकि कॉपी अब पहले क्या था, ढेर सारे पेज मिलते थे तो लोग पेज भरने के लिए कि भाई हमने तो C कॉपी तक भरा,
कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये गलती आप मत करिएगा, नहीं तो आपके आंसर भी छूटेंगे और मार्क्स भी कम आएंगे, ठीक है। और पेन का, एक ही पेन का प्रयोग करें। और होता है ना, कुछ बच्चे पहले डॉट से लिखते हैं और फिर बाद में जेल का यूज़ करते हैं कि नहीं एग्ज़ाम में जेल से, और राइटिंग उनकी हो जाती है ख़राब। तो एग्ज़ाम में अगर आपको जेल पेन का प्रयोग करें तो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से ही आप जेल पेन से राइटिंग बनाना शुरू कर दें। डॉट से लिख रहे हैं तो डॉट पेन में भी अपनी कम से कम आधी से ज़्यादा इंक बची हो तभी उस पेन को रख दें, थोड़ा सा यूज़ करके, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइट चलती है जो आपकी डॉट पेन होती है। तो ऐसे करके 2 पेन आप रख लें अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो ये तो आपको पॉइंट याद रखना है। इसके साथ ध्यान में रखकर उत्तर, मतलब अब देखिए आपके पास 3 घंटे का समय होता है, उसी 3 घंटे में आपको आपके 4 लॉन्ग भी करने होते हैं, शॉर्ट भी करना होता है, एमसीक्यू भी करना होता है। तो ये टाइम का डिवीज़न हालांकि एग्ज़ाम के पहले में भी आता है, लेकिन वहाँ कितना भी आप टाइम का डिवाइडेशन कर लें नहीं हो पाता है। जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो पंखे की पत्ती गिनने से बेटर है कि आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें मुझे अगर मैक्सिमम मैं देती हूँ 15 मान लीजिए, 15 मान के चलेंगे तो 20 तक तो आप जाके ख़त्म करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि 15 मिनट आपने माना है, 10 मिनट हो गया, अभी तो आप थियरी पे ही अटके हैं, मतलब मेन बॉडी पे, तुरंत अपने आंसर को लिमिट करिए और तुरंत वहाँ पे कंक्लूजन दे दीजिए। क्लियर है? कंक्लूजन दे दीजिए। कंक्लूजन के बाद अगर 2-4 लाइन है तो छोड़ के रखिए, ताकि इनकेस अगर आपका टाइम लास्ट में बचेगा तो वहाँ पे आप इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो समय का खासा ध्यान देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो। डायग्राम पॉइंट्स का यूज़ ज़रूर करें। देखिए मैंने इसमें भी किया हुआ है, डायग्राम्स का, पॉइंट्स का, इन सब का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करें। कंक्लूजन अपने आंसर में ज़रूर दें। और इन सब में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हाइलाइटर। अब ये हाइलाइटर आपको लेकर नहीं जाना, आपके पास काली या नीली जो पेन होगी ना, उसी पेन से आपको हाईलाइट कर देना है। जैसे मैंने ये बनाया है ऊपर क्लाउड की तरह, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे पेज संख्या, मान लीजिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे बताना है, तो मैंने डायग्राम से, मान लीजिए मुझे इंपॉर्टेंट बताना है तो मेरी कॉपी में, तो मैं इसको अपने ब्लैक पेन से ऐसे डायग्राम को ऐसे कर दूँगी, स्केल को ऐसे कर दूँगी, ठीक। इसके साथ उत्तर है ऐसे कर दूँगी। इससे क्या होगा कि जैसे एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलेगा, ये जो कुछ पॉइंट्स को कुछ अक्षरों को जो आपने हाईलाइट किया वो सबसे पहले उभर कर आएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपकी कॉपी जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। और एक आंसर जब आप लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी कुछ बच्चे ना क्वेश्चन नंबर कुछ और डाल के आंसर कुछ और लिखते हैं। तो आप यहाँ पे, जैसे ये आपका पेज है, तो यहाँ पे अगर आप डाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो जस्ट इसी के नीचे वाले में आंसर 2 करके यहीं से आप लिखना शुरू करें। और कुछ लोग तो क्वेश्चन भी उतार देते हैं, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, कोई मतलब नहीं है। या तो एक ये तरीका करिए, या तो फिर अगर आपको लगता है तो आप बीच कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ ऐसे डाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डालिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आंसर 2 करके यहाँ से आप लिखने लगिए, ठीक। ये भी तरीका आप कर सकते हैं। एक और तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि वो जो आंसर राइटिंग है उसकी कॉपी, ये कैसे आप आंसर राइटिंग लिखें। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसी का आंसर आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप बीच में जो है क्वेश्चन में क्या पूछा है वो अभी मैटर नहीं करता, बट टॉपिक क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, या फिर क्वेश्चन में पूछा है कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो इस पूरे लाइन में आप ब्लैक पेन से लिख दें कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये पूरे लाइन में लिख दें। उसके बाद नीचे से आप लिखना शुरू करें, ठीक। मेन बॉडी, इंट्रोडक्शन, उसके इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, एंड एट लास्ट आप क्या दे देंगे, कंक्लूजन दे देंगे। तो अब आइए मैं आपको एक आंसर राइटिंग दिखाती हूँ कि जिससे कि आपको समझ में आएगा। चलिए, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका पर्यावरणीय क्षरण या फिर अवनयन, ये आपका प्रश्न पूछा हुआ। देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि इससे क्या तात्पर्य और इसके कारणों की विवेचना कीजिए। ये आपके प्रश्न पत्र में आया हुआ पेपर है। अब देखिए इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है ना इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो देखिए ये जो इसका है ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम उसके बारे में बताएंगे कि भाई पर्यावरणीय क्षरण होता क्या है, इस प्रकार से हम इसको बताएंगे। इसके साथ ही आपको डेफिनेशन भी देनी होती है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि आपको डेफिनेशन भी देनी है, ठीक है। जैसे आप किसी भी शिक्षाविद का, किसी भी मनोवैज्ञानिक का जिसने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, जो आपको इजी डेफिनेशन लगती है, वो आपको एक डेफिनेशन भी देनी है अपने हर लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देंगे एक डेफिनेशन, इसके साथ यहाँ पर आप इस प्रकार से इंट्रोडक्शन देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने फिर से डायग्राम का यूज़ किया है कि जो पदार्थ होते हैं इसका क्षरण करने वाले, इस प्रकार से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब इसका कारण है, तो देखिए कारण अब मैंने ऐसे लिखा है, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके आगे जो है जब मैं लॉन्ग में लिखूंगी कॉपी में, तो इसके आगे मैं कैसे लिखूंगी, 2-2 लाइन एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक।
ये कर दूंगी। इसके बाद देखिए कारण के बाद मैंने इसके प्रभाव को भी बताया है कि भाई उसके कारण होने वाला क्या प्रभाव है और इसको कम करने के उपाय। तो ये जो कम करने का उपाय है यही आपके निष्कर्ष का कार्य करेगा, या फिर आप कह सकते हैं समाधान का कार्य करेगा कि किस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक, तो एक प्रॉपर आंसर राइटिंग आपको इसी प्रकार से अपने जो है पेपर में करनी है। ठीक है, इसमें से जैसे जब आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, एक आंसर के बाद दूसरे आंसर में कम से कम 2 लाइन का गैपिंग ज़रूर दें। ठीक, तो ये आपको एक जो है फॉर्मेट दिखाना था। इसके साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से जानने को मिला होगा, कुछ नई चीज़ें जो आप अगली बार एग्ज़ाम जब देने जाएँ तो आप उस चीज़ों को ध्यान में रखें, माइंड में अपने देख करके जाएँ, ताकि आप फिर उस गलती को न दोहराएं और आपके अच्छे से अच्छे अंक आएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई और क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसको बता सकते हैं। चलिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।